हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन, नमस्ते। मैं डॉक्टर निखिल। आज लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन रूमेटॉयड आर्थराइटिस के बारे में आपसे शेयर करूंगा आइडियाज। क्या इंपॉर्टेंस है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन रूमेटॉयड आर्थराइटिस का, क्योंकि इसका बहुत बहुत महत्व है और हम काफ़ी बार ये चीज़ें इग्नोर करते हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस इन रूमेटॉयड आर्थराइटिस, मैं एक कहावत से शुरुआत करूंगा। You are responsible to yourself, to love yourself, to care yourself and to help yourself। ये एक फेमस लेखक हैं, राइटर हैं। इन्होंने ये कहा है और बिल्कुल सच कहा है। किसी बीमारी में भी नहीं, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, अगर वो अपनी केयर नहीं करेगा तो डेफिनेटली लोग उसकी केयर नहीं करेंगे। तो इसी तरह आर्थराइटिस में भी अगर हम अपने आप अपनी केयर नहीं करेंगे तो दवाई भी उतना असर नहीं करेंगी जितना हम अपनी केयर करके अगर हम दवाई लेंगे उतना असर करेंगे। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस में क्या क्या आता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस का महत्व क्या है। एक तो ये है कि अपने आप में लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस अगर हम फॉलो करें और साथ में दवाई लें रेगुलर, तो हमारी बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। दवाई की रिक्वायरमेंट बहुत कम रह सकती है। अगर हम सोचें कि खाली हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से पूरा रूमेटॉयड आर्थराइटिस या कोई भी ऑटो इम्यून डिजीज ठीक कर लेंगे, वो भी पॉसिबल नहीं है। बट अगर हम दोनों का कॉम्बिनेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन दोनों का कंबाइन करते हैं, तो इसका बहुत बहुत महत्व है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में मैं आज क्या क्या आपको बताऊंगा। फिजिकल एक्टिविटी, जॉइंट प्रोटेक्शन, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वेट रिडक्शन का क्या महत्व है, साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जैसे कि लास्ट वीक डॉक्टर सुमित गुप्ता ने बताया कि साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स काफी कॉमन है, साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन काफी काफी कॉमन है रूमेटॉयड आर्थराइटिस पेशेंट में। तो उसका क्या महत्व है और हमें क्या करना चाहिए। दवाई अलग, हम अपने आप अपनी हेल्प कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस का क्या रोल है गठिया में। एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, काफी बार पेशेंट मुझसे हर बार ओपीडी में पूछते हैं क्या खाएं क्या ना खाएं। आई थिंक ये उनको बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप, एक नॉर्मल स्लीप का क्या महत्व है गठिया के पेशेंट्स में। शुरुआत करूंगा फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज से। हमें गठिया के पेशेंट्स को जेंटल फिजिकल एक्सरसाइज करनी चाहिए। मैं एक और बात बोलना चाहूंगा, ये जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है कि गठिया या सारी ऑटो इम्यून डिजीज के पेशेंट्स पे लागू हो। ये नॉर्मल इंसान पे भी लागू होते हैं। ये लाइफस्टाइल मैनिफेस्टेशंस सारी बीमारियों में महत्व रखते हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कुछ पेशेंट्स के लिए रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, जो मैं बताऊंगा। और कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करने से पहले पेशेंट को अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। जेंटल फिजिकल एक्सरसाइज, गठिया के पेशेंट्स को बहुत जेंटल एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो गिर जाते हैं एक्सरसाइज करते हुए या चोट खाते हैं तो उनको फ्रैक्चर होने का खतरा भी बहुत ज़्यादा रहता है, बिकॉज उनकी हड्डियां कमज़ोर होती हैं। तो मैं ये कहूँगा, जो पेशेंट जितनी एक्सरसाइज आराम से उसकी कैपेसिटी है उस हिसाब से कर सकता है, उसको उतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओवर एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, ओवर एक्सर्शन नहीं करना चाहिए। एरोबिक्स एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मायने रखता है। स्विमिंग, स्विमिंग सारे पेशेंट गठिया वाले नहीं कर सकते हैं। कुछ पेशेंट जिनकी डिफॉर्मिटी नहीं है, जो अर्ली स्टेज में है गठिया के, उनकी जब बीमारी बहुत अच्छे से कंट्रोल है वो कर सकते हैं। वॉकिंग, साइकिलिंग, ये काफ़ी पेशेंट जो करना चाहें, जिनको आराम से एक्सरसाइज ये कर सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, जैसे कि लाइट वेट ट्रेनिंग। लाइट वेट ट्रेनिंग का क्या रोल है, क्या महत्व है। जैसे पेशेंट्स को जोड़ों में जब सूजन होती है, दर्द होती है, तो साथ में जो मसल्स अटैच होती हैं वो वीक हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं। तो काफी बार पेशेंट्स आते हैं, डॉक्टर साहब आपने मेरे को दवाई दी, जोड़ों से तो सूजन हट गई, लेकिन मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे अंदर ताकत नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि दवाई का काम जोड़ों पे सूजन कम करना और बीमारी को कंट्रोल करना था। बट जो मांसपेशियां कमजोर हो गई, उस पर दवाई काम नहीं करेगी, उस पर आपको एक्सरसाइज करके उसको स्ट्रेंथ गेन करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज का वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जनरलाइज स्ट्रेचिंग एंड रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज,
स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, बॉडी की स्ट्रेच करना, बॉडी की रेंज ऑफ मोशन, हर जॉइंट पे जितनी पॉसिबल मूवमेंट है पेशेंट को आराम आराम से करना, ये बहुत जरूरी एक्सरसाइजेज हैं। इसका बेनिफिट क्या है? रेंज ऑफ मोशन बढ़ जाता है पेशेंट का, हर जॉइंट का मोबिलिटी नॉर्मल मेंटेन रहती है, बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है। अब बॉडी की मसल स्ट्रांग होंगी तो पेन कम हो जाएगा। अब गठिया में जो जोड़ और बोन और मसल कमजोर हो जाती है वो वापस अपनी स्ट्रेंथ गेन करेंगी। एक्सरसाइज का बेनिफिट जोड़ों पे तो है ही है, हार्ट की डिजीज पे, डायबिटीज पे या कोई और अदर प्रॉब्लम्स है, सब पे फायदा करता है। जिनको ये बीमारियां नहीं है उनको ये बीमारी होने से रोकता है। गठिया के पेशेंट्स को हार्ट डिजीज, डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है, तो उनको, जिनको बीमारी नहीं है तो भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो डायबिटीज, हार्ट डिजीज का खतरा कम हो जाता है। इमोशनल और मेंटल वेलबींग को एक्सरसाइज का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो पेशेंट्स एक्सरसाइज करते हैं या जो नॉर्मल लोग भी एक्सरसाइज करते हैं उनको साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन, साइकेट्रिक या मेंटल डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं या कम होने का चांस होता है। अब हमें क्या, जब जोड़ों में सूजन है, बहुत पेन है, हमें तब एक्सरसाइज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? हमें एटलीस्ट एक बार तब भी एक्सरसाइज करनी चाहिए, बट वो एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे हमें हमारा पेन बढ़े ना। तो जनरल जो मोबिलाइजेशन एक्सरसाइज है, जॉइंट की मूवमेंट जितनी आराम आराम से होती है जिससे दर्द नहीं हो रहा, वो एक्सरसाइज करनी चाहिए। इससे हमारी मसल्स वीक नहीं होती, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन हमें रेगुलरली करना चाहिए, आराम आराम से जितना पॉसिबल है, जिसमें दर्द नहीं हो रहा है। एक्यूट फेज मतलब कि जब जॉइंट सूजे हुए हैं, जॉइंट में दर्द है, काफी दर्द है, तो हमें माइल्ड, बहुत लाइट एक्सरसाइज करनी चाहिए। क्रोनिक फेज मतलब जब बीमारी में दर्द और सूजन कम या ना के बराबर हो गई है, तो और बीमारी को हमें कंट्रोल करा हुआ है, तब हमें क्या एक्सरसाइज करनी चाहिए? लाइट रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेस, थोड़ी सी मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। पोस्चरल और कोर स्टेबिलिटी मतलब बैक और थाई मसल्स और शोल्डर मसल्स, इनकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए। स्विमिंग अगर पॉसिबल है, अगर आप कर सकते हैं, अपनी कैपेसिटी है स्विमिंग की, तो आप वो करनी चाहिए उस फेज में। वॉकिंग, साइकिलिंग, जो भी आप कर सकते हैं इनमें से आराम से वो करनी चाहिए। स्ट्रेचेस, जेंटल स्ट्रेचिंग करनी चाहिए, हर जॉइंट पे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस होनी चाहिए जिससे कि आपकी मसल की पावर मेंटेन रहे। जॉइंट प्रोटेक्शन, हम जॉइंट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? जॉइंट ऑलरेडी हमारे गठिया वाले पेशेंट्स के डैमेज होते हैं, तो हमें उसे कैसे बचाव करना चाहिए और डैमेज जिससे ना हो? हमें एक पोजीशन में मेंटेन करके कोई भी काम नहीं करना चाहिए, पोजीशन बार बार चेंज करनी चाहिए, क्योंकि रेगुलरली एक पोजीशन पे धीरे धीरे स्पाज्म, मसल स्पाज्म होके उधर पेन बढ़ जाता है। तो इसलिए हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंजेस करने चाहिए, जितना फ्रीक्वेंट उतना पॉसिबल है। जैसे कि हमें राइट, अगर हम कुछ लिख रहे हैं तो उसमें हमें ग्रिप को रिलैक्स करना चाहिए, बीच में छोड़ना चाहिए और फिर उसको टाइट करना चाहिए, तब फिर दोबारा लिखना चाहिए। इससे आप लंबे समय तक लिख पाएंगे और जॉइंट में आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी। बैलेंस एक्टिविटी विद रेस्ट पीरियड, ये बहुत बहुत जरूरी है। एक्चुअली गठिया जो है वो अगर हम ज्यादा रेस्ट करेंगे तो भी बढ़ती है और ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी जॉइंट डैमेज होने का खतरा रहता है। तो हमें बैलेंस एक्सरसाइज करनी है। जैसे ही हम थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं और हमें लगे कि हम थक रहे हैं, हमें उससे पहले ही रेस्ट करना है। ऐसा नहीं है कि जब हम पूरा थक जाएं उसके बाद रेस्ट करें, क्योंकि उसमें फिर जॉइंट पेन बढ़ने लगते हैं। और जब हमारे जॉइंट सूजे हुए हैं, जॉइंट में दर्द है, तो हमें काफ़ी एक्टिविटीज़ अवॉइड करनी चाहिए, जैसे क्लाइंबिंग स्टेयर्स। स्टेयर्स बिल्कुल उस टाइम पे नहीं चढ़नी चाहिए। और हमें जो भी मूवमेंट, जो हम एक्टिविटी करते हैं उसमें हमारा जब दर्द बढ़ता है, वो एक्टिविटीज़ हमें अवॉइड करनी चाहिए। काफ़ी लोगों को झुकने से दर्द बढ़ता है, काफ़ी लोगों को भारी सामान उठाने से दर्द बढ़ता है, तो वो सारे काम अवॉइड करने चाहिए जब जॉइंट में पेन हो, सूजन हो। हमें कुछ मॉडिफिकेशंस करनी चाहिए, जैसे लिखने के लिए अगर हम बड़ी डायमीटर वाले पेन लेंगे तो हम इजीली लिख पाएंगे। यूटेंसिल, जिसमें कि बर्तन जो कि जिसमें बड़े और थिक हैंडल हैं, वो हम आराम से ग्रिप कर सकते हैं और उससे हम अपना काम आराम से कर सकते हैं, उसमें हमें पेन भी नहीं होगा।
और जब भी हमें बीच बीच में हम जब काम करें तो हमें बीच में कभी गर्म ठंडे की सिकाई करके अपना पेन को रिलीव करना चाहिए, थकान को रिलीव करनी चाहिए। तो एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो हम दिनचर्या में जो हम काम करते हैं अपने, उसको हम कैसे मॉडिफाई करें। जैसे हम जब चलते हैं तो अगर हमें पेन हो रहा है तो हमें वॉकर्स का इस्तेमाल करना चाहिए या स्टिक का इस्तेमाल करना चाहिए। क्लाइंबिंग स्टेयर, जब आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं तो उसमें सपोर्ट के साथ चढ़ें। सपोर्ट मतलब जैसे फुटवेयर आते हैं कई स्पेशल, उसमें एंकल सपोर्ट्स आते हैं, नी सपोर्ट्स आते हैं, बैक सपोर्ट्स आते हैं। तो आपको वो सपोर्ट पहन के चढ़ना चाहिए, इससे आपका जॉइंट प्रोटेक्ट रहते हैं, डैमेज नहीं होते हैं। ये सब जो फुटवेयर क्या पहनना है क्या नहीं पहनना, नी में कौन सा आपको सपोर्ट चाहिए, ये एक्चुअली ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक डॉक्टर होते हैं, वो सब आपको जितनी डिफॉर्मिटी है उसके साथ असेस करके बताते हैं कि कैसे हमें आपको कौन सा डिवाइस सूट करेगा और कौन सा आपको बेनिफिट करेगा। हमें उस समय पे घुटने नहीं मोड़ने हैं, नीचे झुकना नहीं है, इनसे भी बेसिकली जॉइंट में डैमेज होता है। तो हम जैसे कि कोई कहता है कि हमें झाड़ू लगानी है और हमें उससे कमर दर्द हो रहा है, तो हमें जो झाड़ू है वो लंबी झाड़ू, लंबी स्टिक वाली झाड़ू लेके उससे झाड़ू लगाएं रादर देन झुक के झाड़ू लगाएं। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। अपने आप को जब हम तैयार करते हैं, कपड़े पहनते हैं, तो हमें बटन का वाले कपड़े ना लेके वेलक्रो या इलास्टिक कपड़े या इलास्टिक शूज या वेलक्रो शूज लेने चाहिए, जिससे कि क्योंकि हाथ में पेशेंट्स को डिफॉर्मिटी होती है, काफ़ी बार वो बटनिंग अनबटनिंग नहीं कर पाते हैं कपड़े, तो उनको वेलक्रो कपड़े, वेलक्रो शूज और इलास्टिक कपड़े उसमें काफ़ी इजी हो जाता है और वो पेशेंट्स को प्रेफर करने चाहिए। हाइजीन, टॉयलेट सीट, काफ़ी बार ये इंडियन टॉयलेट सीट्स होती हैं वो तो बिल्कुल ही अवॉइड करना है, क्योंकि उसमें घुटने डैमेज होने का खतरा बढ़ जाता है। और हाई टॉयलेट सीट्स यूज़ करनी चाहिए। और जैसे ही हम बैठ के उठते हैं तो उसमें हमें एक सपोर्ट बार होना चाहिए, उसको पकड़ के हम सहारा लेके उठें, क्योंकि डिफॉर्मिटीज में कई बार प्रेशर नहीं पड़ता जॉइंट्स पे, तो हम गिरने का खतरा बढ़ जाता है। अगर हमारे पास सपोर्ट होगा तो हम डेफिनेटली बच जाएंगे। हमें एटलीस्ट आफ्टरनून में 1 घंटा रेस्ट करना चाहिए, जो गठिया के पेशेंट्स या ऑटो इम्यून बीमारी के पेशेंट्स हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन बढ़ता है वैसे वैसे पेशेंट्स को थोड़ा थकान महसूस होती है। तो जो रेस्टिंग पीरियड है वो आफ्टरनून में लगभग होना चाहिए, जिससे वो अपनी एनर्जी रीगेन करें। फिटेड फुटवेयर जो हैं वो आपको पहनने चाहिए अगर आपकी डिफॉर्मिटीज़ हैं। आइस बैग का इस्तेमाल या गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए। हॉट शावर लेना चाहिए मॉर्निंग में, जिससे कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो, उसमें आपका पेन कम होगा। जो मैंने बात करी असिस्टेड डिवाइसेस की, जैसे ड्रेसिंग के लिए, बाथिंग के लिए, वो सारे असिस्टेड डिवाइसेस आपको यूज़ करने चाहिए। घर पे जो अपने टास्क हैं, अपने काम हैं, उसको आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना चाहिए। उसमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बिकॉज डिफॉर्मिटीज है, टेढ़ापन है, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें उसमें अपना ध्यान रखना है कि हम ऐसे ही काम करें, आराम से काम करें, जिससे हम जल्दबाजी ना करें, और हमें हमको चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है अगर हम जल्दबाजी करते हैं या फिर हम इन असिस्टेड डिवाइसेस का काम नहीं लेते हैं। और हमें मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज करनी चाहिए, जिससे हमारा स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। नहीं तो स्ट्रेंथ अगर मेंटेन नहीं रहता है तो वो हमारे बॉडी में वीक हो जाएंगी, और बॉडी वीक हो जाएंगी तो हम आगे धीरे धीरे कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे। तो मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है, जिससे बॉडी की टोन मेंटेन रहे। हमें क्या नहीं करना चाहिए, अगर हम ज़्यादा रेस्ट करेंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, और अगर हम ज़्यादा काम करेंगे तो भी हमारे लिए प्रॉब्लम है। तो हमें ये दोनों चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। हमें बैलेंस काम करना चाहिए, बैलेंस एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिससे हम फिट रहें। और एक्सरसाइज में अगर पेन हो रहा है, माइल्ड एक्सरसाइज करने पे भी पेन हो रहा है, तो वो आप इग्नोर ना करें, अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं कि ये मुझे प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब ये हो सकता है या तो आपकी डिजीज एक्टिव हो रही है या फिर आपका जॉइंट थोड़ा सा डैमेज हो चुका है। तो डॉक्टर उस हिसाब से ट्रीटमेंट
उसका चेंज करेंगे या फिर उसमें और क्या ऑप्शंस हैं हम उसमें वो एडवाइस करेंगे। एक्सरसाइज जब जोड़ सूजा हुआ है तब बिल्कुल ही लाइट एक्सरसाइज, बहुत ना के बराबर, बस रेंज ऑफ मोशन वाली एक्सरसाइज करें और कोई एक्सरसाइज ना करें। अगर उसमें भी पेन हो रहा है तो वो आप एक्सरसाइज रोक दें। और काफ़ी पेशेंट्स की आदत होती है जब बीमारी में दर्द है तब वो एक्सरसाइज करते हैं कि मेरा एक्सरसाइज से दर्द दूर हो जाएगा। जैसे ही ठीक होते हैं वैसे ही एक्सरसाइज छोड़ देते हैं कि भाई अब तो मैं ठीक हो गया, अब मेरे को एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे उल्टा है, जब आप नॉर्मल हैं तब आप एक्सरसाइज जितना करेंगे उतना आपका जो बुरे वाला टाइम है जिसमें जॉइंट पेन स्वेलिंग बढ़ता है वो कम हो जाएगा। तो नॉर्मल टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करना है, क्योंकि इस बीमारी में फ्लेयर आएंगे जाएंगे, कभी बीमारी ये ऊपर होगी, कभी नीचे होगी, कभी नॉर्मल आएगी। तो उस टाइम पे आपका ये जो बुरा टाइम है, ये जब आप नॉर्मल टाइम में अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ये बुरा टाइम कम हो जाएगा या फिर काफी डिमिनिश हो जाएगा। और आप अपने मन में कोई फियर्स या कंसर्न्स अपनी हेल्थ के बारे में ना रखें। अपना सोशल सर्कल मेंटेन रखें। अपने फ्रेंड्स से, अपने फैमिली से, डॉक्टर से सब एडवाइस आप डिस्कस कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली से एटलीस्ट आप टच में रहें, बातें करते रहें, जिससे आप सोशली मेंटेन रहें। नहीं तो डिप्रेशन इस बीमारी में काफ़ी कॉमन है। और सोशल आइसोलेशन पेशेंट अपने आप कर लेता है, बिकॉज वो अपनी पेशेंट से, अपने फ्रेंड से, अपने फैमिली से वो बात नहीं करता है। तो इसलिए सोशल लाइफ आपको अपने एक्टिव रखना है, जिससे कि आपको ये डिप्रेशन और एंजाइटी वाले सिम्टम्स ना आए। मैं अपने पेशेंट्स को बहुत बार एडवाइस करता हूँ वेट लॉस के लिए, बट काफ़ी पेशेंट, मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स वेट लॉस नहीं कर पाते हैं। और जिन पेशेंट्स ने वेट लॉस किया है उनके रिजल्ट्स ही बिल्कुल चेंज हो गए हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक पेशेंट जो फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली, 90 केजी उनका वेट था। उनको एटलीस्ट 9, 10, 11 मेडिसिन चल रही थी, कोई रिलीफ नहीं आ रहा था रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। काफ़ी बार एडवाइस करने के बाद भी वो वेट लॉस नहीं कर पा रहे थे। बट सडनली एक बार वो काफ़ी सीवियर हो गया डिजीज और बेड बाउंड हो गए। उन्होंने उस टाइम डिसाइड किया, नहीं डॉक्टर साहब मेरे को बार बार वेट लॉस के लिए बोल रहे हैं, इस बार मैं वेट लॉस करके दिखाऊंगा। उन्होंने 3 महीने में अराउंड 15 केजी वेट लॉस किया। और उसके बाद धीरे धीरे और 3 केजी में 5-6 केजी और लॉस किया। तो वो अब अराउंड 70 केजी पे है। जो उनकी 11-12 मेडिसिन चल रही थी अब वो 2 मेडिसिन पे है खाली। वेट लॉस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उनको डायबिटीज भी थी, वो भी रिवर्स हो गई, डायबिटीज की भी मेडिसिन ऑफ हो गई। बीपी था, वो मेडिसिन ऑफ हो गई। तो उनको इतना इतना ज़्यादा फायदा हुआ वेट लॉस का। और वो काफ़ी काफ़ी हेल्दी हैं, अपना पार्क में भी जाते हैं, अपना सोशल सर्कल मेंटेन किया हुआ है, उनको बहुत बेनिफिट हुआ है। तो आई वुड सजेस्ट कि सब पेशेंट को जिनको ओबेसिटी है, जिनका वेट थोड़ा ज़्यादा है, उनको वेट लॉस करना चाहिए। 2.5 केजी अगर हम वेट लॉस करते हैं तो 10% प्रेशर जॉइंट पे कम हो जाता है। और उससे ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। दवाई कम होने लग जाती है, पेन कम हो जाता है, इन्फ्लेमेशन कम हो जाता है, पेशेंट की डिजीज एक्टिविटी कम हो जाती है, इम्प्रूवमेंट और बिल्कुल टोटल माइल्ड डिजीज रह जाती है, जो कि बहुत इजीली मेडिसिन से कंट्रोल हो जाती है। और मेडिसिन बहुत कम हो जाती है जैसे मैंने आपको बताया। तो वेट लॉस करके आप अपना बेनिफिट तो कर ही रहे हैं, डॉक्टर को भी बहुत आसान हो जाता है दवाई में कम करने में और दवाई से ट्रीट करने में। साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑटो इम्यून डिजीज में, जैसे डॉक्टर सुमित गुप्ता ने लास्ट टाइम आपको बताया, साइकेट्रिक मैनिफेस्टेशंस काफ़ी कॉमन है। डिप्रेशन, मूड चेंजेस, एंजाइटी काफ़ी कॉमन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस पेशेंट में। तो उसमें जनरली क्यों इम्पोर्टेंट है हमें वो एस्पेक्ट देखना। जनरली क्या होता है जब पेशेंट रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डिप्रेशन में जाता है या एंजाइटी हो जाती है, तो पेशेंट जनरली मेडिसिन स्किप करने लग जाता है, होपलेसनेस हो जाती है कि मैं तो अब बिल्कुल ठीक नहीं हूँगा। वो बहुत खतरनाक है। वो क्योंकि इसलिए खतरनाक है कि अगर बीमारी उस टाइम पे माइल्ड भी हो और आपने दवाई छोड़ दी और नेगेटिव थॉट्स आ गए, तो आपकी बीमारी जब आप दोबारा दिखाने आएंगे या आपको कोई लेके आएगा तब इतनी सीवियर हो चुकी होगी कि आपके काफ़ी जॉइंट या डैमेज हो चुके होंगे या फिर किसी ऑर्गन में बीमारी फैल चुकी होगी। तो आपको आइडेंटिफाई करना
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है कि मेरे को डेफिनेटली कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, मेरे मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो मैं ये अपने डॉक्टर से शेयर करूं, क्योंकि आजकल बहुत अच्छी माइल्ड मेडिसिन हैं जो कि एडिक्टिव भी नहीं है, जिससे कि बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं पेशेंट्स को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें साइकोलॉजिकल वेलनेस है या नहीं है, ये हम क्या खुश हैं या दुखी हैं। आप अपने आप से पूछे कि मैं लाइफ एंजॉय कर रहा हूँ या नहीं कर रही, या मैं रेस्ट करने, मैंने कुछ काम नहीं किया पूरे दिन में फिर भी मैं थकी थकी रहती हूँ, मेरे को स्लीप जो है, नींद जो है वो ढंग से नहीं आ रही है, मैं सोती तो हूँ बस सुबह उठती हूँ या सुबह उठता हूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता हूँ। तो ये जो सिम्टम्स हैं ये आपको अगर इसमें आपके नेगेटिव रिस्पॉन्स है तो ये आपको समझना चाहिए कुछ साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स हो सकता है, और ये आपको तुरंत अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। इसमें कोई घबराने वाली या टैबू नहीं है, ये सबको बहुत कॉमन बीमारियां हैं, और आजकल इसका प्रेवलेंस बहुत हाई है, नॉर्मल लोगों में भी इसका प्रेवलेंस हाई है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप ये बीमारियां छुपाते हैं और बहुत डिलेड बताते हैं कि ये प्रॉब्लम हो गई है, तब मुश्किल हो जाता है ये बीमारी कंट्रोल करने का। जितना अर्ली आप कंट्रोल, जितना अर्ली आप अपने डॉक्टर को बताएंगे उतना जल्दी ही कंट्रोल हो जाएगा, और काफी पेशेंट्स में इसमें लंबी दवाई लेने की जरूरत भी नहीं पड़ती अगर स्पेशली अर्ली स्टेज में ये आइडेंटिफाई हो जाए। आप अपने आप भी, अगर आपको ये सिम्टम्स लग रहे हैं तो अपने आप भी आप इसका सॉल्यूशन, इसका इलाज कर सकते हैं। कुछ एस्पेक्ट्स जो आपको सोच सकते हैं कि जैसे आपकी कोई भी प्रॉब्लम है उसका आप सॉल्यूशन सोचें, पॉजिटिव सोचें। जैसे आपकी कोई मान लो कुछ भी प्रॉब्लम है, उसको सोचो कि ये मैं कर सकती हूँ, इसका ये रास्ता है, इस रास्ते पे अगर मैं जाऊंगी, अगर मैंने ये स्टेप्स फॉलो करे तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर आप उसमें ही नेगेटिव सोचेंगे कि नहीं हो सकती, ये मेरे से सॉल्व नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली अब धीरे धीरे डिप्रेशन में लैंड कर जाएंगे। अपने आप को पॉजिटिव थिंकिंग रखें कि बहुत सारे आजकल गठिया के पेशेंट्स हैं जो मतलब जिनको जॉइंट डैमेज भी हो चुके हैं, तब भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आजकल जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज के भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। आजकल मेडिसिन भी इतनी अच्छी आ गई है रूमेटॉइड की मैनेजमेंट में कि बिल्कुल ही रिजल्ट चेंज हो गए हैं। तो उसमें आप पॉजिटिव अगर थिंकिंग सोचेंगे, अपने डॉक्टर से डिस्कस करेंगे कि ये प्रॉब्लम है, मैं आप रास्ता बताइए कि ये क्या क्या रास्ते हैं जो फिजिबल हैं, जो फिजिबल हैं आपके लिए और मेरे लिए, वो दोनों हम डिस्कस करके उसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बट अगर आप पहले ही नेगेटिव हो जाएंगे तो कोई आप काम नहीं कर पाएंगे और फिर सीधा डिप्रेशन में लैंड कर जाएंगे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। और आजकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट इतने कॉमनली अवेलेबल हैं, उनकी भी बहुत रेवोल्यूशन हुआ है उनकी मैनेजमेंट में, उनकी भी नई नई मेडिसिन आ गई हैं जिसके बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो अगर आपको इन चीज़ों से आराम नहीं आ रहा है तो आप साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट को भी कंसल्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज का साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में भी रोल है। एक्सरसाइज क्या करती है कि डिप्रेशन, एंजाइटी, लो मूड, इमोशनल इम्बैलेंस कम करती है। आपने नाम सुना होगा एंडोर्फिन्स। एंडोर्फिन्स हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो रिलीज होते हैं बॉडी से, और पेशेंट्स का मूड एलिवेट करते हैं। उनका एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल भी है, और वो डिजीज को भी कंट्रोल करता है एक्सरसाइज, और डिप्रेशन को भी कंट्रोल करता है। जिन पेशेंट को नहीं है डिप्रेशन, उनको प्रिवेंट करता है होने में। तो एक्सरसाइज सबके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो डिजीज है या फिर नॉर्मल इंसान है, तो एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो हेल्दी रहना चाहता है, जिसको कोई बीमारी नहीं लगी है, उसको तो डेफिनेटली एक्सरसाइज करनी चाहिए, कि उसको प्रिवेंट करना है। बेसिकली एक्सरसाइज से हम बहुत सारी बीमारियों को बचा सकते हैं। स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट का हर बीमारी में एक महत्वपूर्ण रोल है, और गठिया में भी उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। स्ट्रेस, अगर कोई गठिया का पेशेंट ज़्यादा ही स्ट्रेस में है, स्ट्रेस लेता है, तो उसको ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, लकवा मारने का, इनका खतरा बढ़ जाता है। ये स्ट्रेस से जनरली काफ़ी लोग मोटे भी हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रेस, बॉडी जब स्ट्रेस में होती है तो बॉडी स्टीरॉयड्स रिलीज करती है, उससे मोटापा हो जाता है पेशेंट की। फैट जो होता है वो स्टमक पे फैट आ जाता है, वो पेशेंट मोटा हो जाता है। और स्ट्रेस जो है एक रिस्क फैक्टर है रूमेटॉइड आर्थराइटिस का डेवलपमेंट में। जो पेशेंट, जो लोग ज़्यादा तनाव में रहते हैं, उनको गठिया या कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी का खतरा होने का बढ़ जाता है, या जिनको ऑलरेडी ये बीमारी है उनका
फ्लेयर का खतरा बढ़ जाता है, बार बार बीमारी एक्टिव होती है या फिर दवाइयों से कंट्रोल ही नहीं होती है। काफी पेशेंट्स को जो तनाव लेते हैं उनको क्रोनिक पेन सिंड्रोम या फाइब्रोमाइल्जिया पूरी बॉडी में पेन होना, नींद ना आना, बार बार स्टूल पास होना या कॉन्स्टिपेशन होना, एंजाइटी होना, पैल्पिटेशन होना, ये सारे खतरे बढ़ जाते हैं। तो स्ट्रेस रिलीव करना, स्ट्रेस मैनेज करना एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी बीमारी में, चाहे वो डायबिटीज हो, ब्लड प्रेशर हो, स्क्लेरोडर्मा हो, लूपस हो, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? जो हमारे हाथ में एटलीस्ट हमें वो करना चाहिए, मेडिटेशन से इज अ वेरी गुड स्ट्रेस बस्टर टेक्निक। देन जेकब्सन्स रिलैक्सिंग एक्सरसाइजेस। तो ये इसमें क्या होता है, आप अपनी बॉडी को इमेजिन करते हैं एक पार्ट ऑफ मसल पे कि वो पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर रिलैक्स करना है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स करना है। तो इससे पेशेंट को स्ट्रेस कम होता है। या आप इसको यूट्यूब पे आप देख सकते हैं जिससे कि आप इसको डिटेल में कर सकें। रिलैक्सिंग एक्टिविटीज जैसे कि पार्क में बैठना या टीवी, अपना फेवरेट सीरियल है, फेवरेट मूवीज हैं, वो सब देखना, इससे आप पेशेंट या कोई भी इंसान रिलैक्स होता है। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग होते हैं कि जो पूरा दिन सुबह से रात तक ही काम में लगे रहते हैं, और डेफिनेटली वो एक स्ट्रेस का कारण है। तो टाइम को आप जब प्रॉपरली मैनेज करेंगे, अपने आप टाइम को आप देखेंगे, तो उससे अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली स्ट्रेस भी कम होगा। सोशल सपोर्ट, आप अगर फैमिलीज हैं उनसे आप टच में रहेंगे, अपनी फ्रेंड्स के साथ टच में रहेंगे, तो डेफिनेटली वो एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेस बस्टर मैनूवर है, और आप सोशली भी आप टच में रहेंगे लोगों से। बहुत बार ज़्यादातर पेशेंट्स का यही सवाल होता है कि डाइट का क्या रोल है, मेरे को क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से सुने, ये साइंटिफिक डाटा है कि काफी पेशेंट बोलते हैं कि मेरे को ये सूट नहीं कर रहा, मेरे को ये सूट नहीं कर रहा, ये खाते ही मेरे दर्द बढ़ जाते हैं। किसी को चावल खा के बढ़ते हैं, किसी को कढ़ी खा के बढ़ते हैं, किसी को दही खा के बढ़ते हैं। बट साइंटिफिक डाटा क्या है, जो स्टडीज हो रखी हैं उसका डाटा है कि वेगन डाइट वेगन डाइट अगर पेशेंट लेता है तो उसमें बेसिकली एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स होते हैं, तो वो डिजीज को जनरली देखा गया है कि कंट्रोल करने में मदद करता है। एक और स्टडी हुई थी जिसमें ये था 7 डेज फास्टिंग फॉलोड बाय वेगन डाइट। 7 डेज फास्टिंग जो कि हम डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में करते हैं, अपने आप नहीं फास्टिंग, डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में फास्टिंग करके उसके बाद वेगन डाइट देखा लिया गया, तो उसमें देखा कि डिजीज जनरली कंट्रोल हो रही थी काफी पेशेंट्स में। ये जो डाइट वाले फॉर्मूले हैं, सबका इंडिविजुअल वेरिएशन है। ये ऐसा नहीं है कि सब पेशेंट्स को एक ही तरह की डाइट बेनिफिट करेगी, कुछ को नुकसान करती है, कुछ को दूसरी सेम डाइट जो एक को नुकसान कर रही है वो दूसरे को फायदा करती है। तो ये काफी मुश्किल सवाल है कि आपको, मतलब जो एक पेशेंट है उसको कैसे कौन सी डाइट सूट करेगी। तो जनरली ये हिट एंड ट्राई मेथड होता है। जो डाइट आपको सूट नहीं कर रही उसको आप लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, उसको अवॉइड करें। जो आपको सूट कर रही है, जिससे आपको लगता है कि आपको पेन नहीं बढ़ रहे हैं या बेनिफिट हो रहा है, उसको आप लिख के रखें, आप जनरली वो डाइट लें। बट जनरली ये जो मेडिटेरेनियन डाइट है, इसमें काफ़ी बीमारियों में फ़ायदा मिला है, और आर्थराइटिस पेशेंट्स में भी देखा गया है ये फ़ायदेमंद है। एलिमिनेशन डाइट जैसे मैंने आपको बताया, जो आपको डाइट सूट नहीं कर रही उसको आप हटा दें अपनी डाइट से और बाकी डाइट लें। डाइटरी फाइबर एंड होल ग्रेन्स, डाइटरी फाइबर्स और होल ग्रेन्स में क्या आता है, ओट्स आते हैं, ब्राउन राइस आते हैं। जनरली ये देखा गया है कि ये डिजीज को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि इन सब में एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट होता है। फ्रूट्स फ्रूट्स बहुत बेनिफिशियल होते हैं, सब उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी एंटीऑक्सीडेंट कंपोनेंट होता है, तो वो गठिया या और ऑटोइम्यून डिजीजेज में फायदा करते हैं। स्पाइसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इंडियन स्पाइसेस जनरली उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट होता है और वो बीमारी को कंट्रोल करते हैं। एसेंशियल फैटी एसिड्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो बॉडी को कंट्रोल, उसमें एंटी इंफ्लेमेटरी कंपोनेंट्स होता है, वो आर्थराइटिस को कंट्रोल करता है। ग्रीन टी बहुत बेनिफिशियल देखा गया है।
ग्लूटेन फ्री डाइट का जनरली एज सच इतना रोल नहीं मिला आर्थराइटिस में। कुछ स्टडीज में बेनिफिट मिला, कुछ में नहीं मिला। तो जनरली ग्लूटेन फ्री डाइट का इतना रोल नहीं है आर्थराइटिस पेशेंट में। एंटीऑक्सीडेंट्स, जितना आप एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे उतना बेनिफिशियल है। नट्स जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इन सब का काफ़ी फायदा है, बिकॉज इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट्स होते हैं और ये बॉडी को आर्थराइटिस में कंट्रोल करने में फायदा करते हैं। हमें क्या चीज़ बिल्कुल टोटली अवॉइड करना चाहिए? जो भी मीठी चीज़ें हैं, स्वीटन शुगर सोडा, ये जो ड्रिंक्स हैं, जो ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक हो गया, ये जो जूसेस हैं, ये बिल्कुल ही टोटली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जनरली इसमें इसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है। इसमें इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी तो जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। फ्राइड एंड प्रोसेस्ड फूड, जितना आप तला हुआ खाएंगे, प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट जो बेकरी के प्रोडक्ट्स होते हैं जनरली, वो प्रोसेस्ड फूड में आता है, वो आप खाएंगे तो वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं, और इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ेगी तो डेफिनेटली जॉइंट में भी इन्फ्लेमेशन बढ़ेगी। शुगर एंड रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, अगेन जो चीनी है या उसके पदार्थ हैं, वो अगेन मिठाई जो है वो जोड़ों में, बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ा के उसमें अगेन प्रॉब्लम करेगी, इन्फ्लेमेशन बढ़ाएगी। स्मोकिंग एक बहुत मेजर रिस्क फैक्टर है बहुत बहुत सारी बीमारियों में, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, स्ट्रोक। ऐसे ही गठिया का भी एक रिस्क फैक्टर स्मोकिंग है। जनरली देखा गया है जो पेशेंट स्मोक करते हैं उनको गठिया सीवियर होता है, और उनका जो गठिया बाय है वो कंट्रोल भी नहीं होता है बीमारी से। रूमेटॉइड आर्थराइटिस दवाई से, उसका दवाई असर कम करती है, और उन पेशेंट्स को बायोलॉजिकल्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है, बट जनरली वो भी काम कम करते हैं। स्मोकिंग पेशेंट्स को इज अ वेरी हार्मफुल थिंग, और उनको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। जनरली जो गठिया के पेशेंट स्मोक करते हैं उनको लंग इन्वॉल्वमेंट का भी खतरा या हार्ट अटैक का खतरा 10 गुना बढ़ जाता है। हाई सॉल्ट एंड प्रिजर्वेटिव, जितना आप ज़्यादा सॉल्ट खाएंगे, जितना नमक खाएंगे, अचार वगैरह लेंगे, वो अगेन बॉडी में इन्फ्लेमेशन करता है, और उसमें बीमारी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट या जैसे हल्दी है, हल्दी में करक्यूमिन नाम का तत्व होता है जो कि इन्फ्लेमेशन कम करता है। बट ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट हल्दी खाएंगे तो एब्जॉर्प्शन होगा। आपको किसी गर्म चीज में, जैसे गर्म दूध में आप उसका सेवन करें तो वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, उसका बहुत बॉडी में फायदा होगा। चेरीज में जो सब्सटेंस होता है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, उसका फायदा होता है बॉडी में। जिंजर का भी उसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपोनेंट है। ऐसे ही पाइनएप्पल में भी ओमेगा 3 फूड्स, जो ओमेगा 3 फूड्स होते हैं, जैसे फ्लैक्स सीड्स हो गए, चिया सीड्स हो गए, हेम्प सीड्स हो गए, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बॉडी में। आर्थराइटिस में इनका प्रोटेक्टिव रोल है, तो इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। रॉ एप्पल साइडर विनेगर, इसका भी अगेन इंपॉर्टेंट रोल है, एंटी इन्फ्लेमेटरी रोल है, तो ये बॉडी में इसका सेवन करना चाहिए। इन सब चीज़ों का काफ़ी बीमारियों में फ़ायदा रहता है, इवन डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर एंड इवन हार्ट डिजीज, सब में फ़ायदा रहता है, तो इनका सेवन बढ़ाना चाहिए। ये एंटी कैंसर, इनसे कैंसर का खतरा भी कम होता है। जैसे मैंने बताया, इनका प्रोटेक्शन जॉइंट तो में प्रोटेक्शन तो है ही है, हार्ट, ब्रेन, किडनी, सब ऑर्गन को फायदा होता है। वेट लॉस में भी इसका काफी फायदा रहता है। ये ब्लड प्रेशर इससे कम होता है, नॉर्मल जिनका हाई होता है वो नॉर्मल पे आ जाता है। देन बॉडी को ये प्रोटेक्शन जो देती है, कैंसर, स्ट्रोक, हार्ट डिजीज, सबसे प्रोटेक्शन देती है। स्लीप, स्लीप का क्या रोल है, नींद का क्या रोल है आर्थराइटिस पेशेंट्स में? जनरली देखा गया है कि 80% पेशेंट्स जो आर्थराइटिस के हैं उसमें स्लीप डिस्टरबेंस जनरली पेशेंट को रहता है, या ऑटोइम्यून डिजीजेस में भी स्लीप डिस्टरबेंस रहता है, या बहुत अगर स्लीप नॉर्मल लेते भी हैं तो वो रिफ्रेशिंग स्लीप नहीं होता। पेशेंट जब सुबह उठता है तो उसको थकान रहती है। तो स्लीप और पेन और इन्फ्लेमेशन ये साथ साथ चलते हैं। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो जिनको दर्द हो रहा है क्योंकि उनकी स्लीप डिस्टर्ब है। उसको बेसिकली फाइब्रोमाइल्जिया या क्रोनिक पेन सिंड्रोम होता है, जो कि स्लीप डिस्टर्बेंस से जिसका लेना देना है, क्योंकि बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ने से पेन बढ़ता है। तो जो पेशेंट इम्प्रॉपर स्लीप लेते हैं उनको जनरली डिप्रेशन या एंजाइटी डिसऑर्डर्स भी बढ़ते हैं।
या स्लीप डिस्टर्बेंस से आर्थराइटिस और ऑटो इम्यून डिजीज भी बढ़ जाती हैं, क्योंकि इन्फ्लेमेशन होती है बॉडी में, और इन्फ्लेमेशन किसी भी अंग में अटैक कर सकती है, जॉइंट में, लंग में, हार्ट में, तो उसमें अगेन ऑटो इम्यून डिजीज का खतरा बढ़ जाता है। तो हम अपनी स्लीप कैसे नॉर्मलाइज करें? एक तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नॉर्मल टाइम पे हम सोएं, अराउंड 10 से 11 बजे के बीच पेशेंट्स को या नॉर्मल लोगों को भी सोना चाहिए, और सुबह जल्दी उठना चाहिए, 5 से 6 बजे उठ जाएं, जिससे कि आपका एक नॉर्मल ये नॉर्मल स्लीपिंग पैटर्न होता है। अगर इससे आप डिविएट करते हैं तो उसमें बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाता है। स्लीप को नॉर्मलाइज करने के लिए आपको रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, जैसे मेडिटेशन हो गया, डीप ब्रीदिंग या जेकबसन रिलैक्सेशन टेक्निक। डे टाइम स्लीप जनरली काफी इंडियंस में आदत होती है कि हम दिन में सो जाते हैं, इसलिए हमें रात को नींद नहीं आती। दिन की नींद हमेशा इज नॉट गुड फॉर एनी हेल्थ, किसी भी बीमारी या नॉर्मल उसमें जनरली डे टाइम स्लीप अवॉइड करना चाहिए। जनरली नैप आप ले सकते हो, नैप मीन्स कि अराउंड 10-15 मिनट आप सो जाइए या रिलैक्स कर लें, तो वो बेटर है रादर देन आप दिन में 2 घंटे सो रहे हैं और रात को कम सो रहे हैं। ये नींद बॉडी के लिए हार्मफुल मानी जाती है। स्लीप हाइजीन आप अगर आप मेंटेन करेंगे, एक शांत एनवायरनमेंट मेंटेन करेंगे, रात को चाय कॉफी का सेवन नहीं करेंगे, अल्कोहल स्मोकिंग आप नहीं करेंगे, और ज़्यादा रात को पानी नहीं लेंगे, तो ये आपकी नॉर्मलाइज हो जाएगी स्लीप। जनरली जो लोग रात को ज़्यादा पानी पीते हैं तो उनको बार बार यूरिन करने के लिए उठना पड़ता है, जिससे कि स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। और अगर स्लीप तब भी नहीं आ रही है तो आप अपने डॉक्टर को बताएं, उसके लिए वो कुछ मेडिसिन आपको दे सकते हैं, जिससे आप स्लीप नॉर्मलाइज करें, और जैसे ही नॉर्मलाइज स्लीप हो जाती है हम कुछ मेडिसिन उसको हटा देते हैं, देन पेशेंट्स की स्लीप जनरली मेंटेन रहती है, नॉर्मल रहती है। और क्या क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अगर जॉइंट डैमेज्ड है तो हम उधर स्प्लिंटिंग यूज कर सकते हैं। अगर जैसे स्प्लिंट लगाएंगे, मान लो कि उंगलियां टेढ़ी हैं तो उसके लिए कुछ स्प्लिंट्स आते हैं, वो हम पहन सकते हैं, उससे पेन कम हो जाता है। जैसे फिंगर हो गया, या फिर नी के लिए स्प्लिंटिंग डिवाइस होते हैं, फुट के लिए स्प्लिंटिंग डिवाइस होते हैं। और ये जनरली डिवाइसेस ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एडवाइस करते हैं कि कौन से डिवाइस आपके लिए सूटेबल रहेंगे, कौन से डिवाइस आपके लिए सूटेबल नहीं रहेंगे। तो जनरली इन सब चीज़ों के लिए आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जो कि आप करेंगे उससे जॉइंट में फ़ायदा होगा, नींद में फ़ायदा होगा, पेन में फ़ायदा होगा, और मसल स्पाज्म में फ़ायदा होगा। ये सारे मेजर्स हैं जो मैंने आपको बताए, इससे आपको बहुत बहुत फायदा होगा। अब ये जो लाइफस्टाइल मेजर्स हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, इसमें काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी रहते हैं कुछ पेशेंट्स को। सब पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से डिस्कस करने चाहिए कि मैं ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, जिससे कि क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट को हार्ट डिजीज होती है, उनमें कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशन हो जाते हैं कुछ लाइफस्टाइल मेजर्स। पेशेंट्स को अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि मैं मेरे लिए कौन से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सेफ हैं। और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का बहुत बहुत महत्व है। बट ये अगेन मैं ये कहना चाहूँगा, अकेले लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बीमारी कंट्रोल नहीं हो सकती, मेडिसिन की भी रिक्वायरमेंट, दोनों कॉम्प्लीमेंट करती हैं, सप्लीमेंट करती हैं, उसके साथ ही डिजीज कंट्रोल होती है। और जो दोनों करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिसिन की, बीमारी कंट्रोल रहती है, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम रहती है, और पेशेंट्स एक अच्छी हेल्दी हैप्पी लाइफ जीता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप अपने आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करके अपने आप को बहुत बहुत बेनिफिट कर सकते हैं, और आपकी डॉक्टर के लिए भी बहुत इजी हो जाता है आपकी डिजीज मैनेज करना। आई थिंक सबको इस टॉक से फायदा हुआ, और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आप इम्प्लीमेंट करेंगे, और आई होप कि जो पेशेंट्स हैं जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो आप अपने आप ही देखेंगे आपकी डिजीज कंट्रोल हो गई है, और दवाई की रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है, ना के बराबर हो गई है। धन्यवाद। मैं देख रहा हूँ जैसे कुछ पेशेंट्स ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं, मैं अब उनका आंसर करना चाहूँगा। जैसे रजनी जी का क्वेश्चन है, ईटेबल थिंग्स, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन सी चीज हमें खानी चाहिए और कौन सी चीज नहीं खानी चाहिए ऑटो इम्यून डिजीजेस में।
yoga will relieve the symptoms of Raynaud's. आई थिंक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो मैं आपको समझाता हूँ, पेशेंट्स को समझाता हूँ, वो ज़्यादा जरूरी है रादर देन योगा का। आई थिंक जितना मैंने पढ़ा है योगा का रोल रेनॉल्ड्स में नहीं है, बट डेफिनेटली योगा का रोल ऑटोइम्यून डिजीजेज या आर्थराइटिस में भी है। योगा से आपको बीमारी में कंट्रोल तो होगा बट रेनॉल्ड्स में कंट्रोल नहीं होगा। हाउ टू कम आउट फ्रॉम रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आई थिंक मेडिसिन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसे लाइफस्टाइल मैंने बोला कि मॉडिफिकेशन, ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़रूरी है। दोनों चीज़ के साथ ही आप वापस अपना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, दवाई की रिक्वायरमेंट कम कर सकते हैं। इज देयर एनी परमानेंट क्योर ऑफ रेनॉल्ड्स इन आयुर्वेदा एंड योगा? आई थिंक आपको ये आयुर्वेदिक डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, बिकॉज मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर नहीं हूँ, तो आई डोंट नो एग्जैक्टली कि उसमें क्योर है या नहीं है। विच मेडिसिन अफेक्ट्स इम्यूनिटी? लेफ्नोसाज, मिमोड, ओमनाकॉर्टिल या मेथोट्रेक्सेट? जनरली देखा गया है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस अपने आप में इम्यूनिटी पेशेंट्स की कॉम्प्रोमाइज करती है, या कोई भी ऑटो इम्यून बीमारी है वो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज करता है। तो अगर आप देखेंगे जो ऑटो इम्यून बीमारी से इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज हुई है, फॉर एग्जांपल वो 10 टाइम कॉम्प्रोमाइज हो गई है, लेकिन दवाई से जो आप जो बोल रहे हैं इन दवाइयों से लगभग 4 से 5 टाइम कॉम्प्रोमाइज हुई है। तो ओवरऑल क्या करते हैं ये जो दवाइयां यूज करने पे जो बीमारी से जो कॉम्प्रोमाइज हुई है उसको कम कर देते हैं, और जो अपनी दवाई से जो हुई है ओवरऑल फेवरेबल रेशो में ला देते हैं। तो अगर दवाई का इस्तेमाल ना करें तो पेशेंट को इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज़्यादा है, अगर दवाई का इस्तेमाल करने पे इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। तो इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज बीमारी से ज़्यादा है, दवाई से कम है। सिम्टम्स ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होते हैं, जॉइंट इन्वॉल्वमेंट भी हो सकता है, ड्राई माउथ, ड्राई आईज भी हो सकती है, लंग इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है, पैरालिसिस का खतरा बढ़ता है, कई लोगों को आंख लाल होती हैं, दिखने में प्रॉब्लम होती है। तो इसके बहुत वेरीड मैनिफेस्टेशन है। कई लोगों को प्रोलॉन्ग फीवर रहता है, स्किन ड्राई हो जाती है। हाउ टू गेट रिड ऑफ हेयर फॉल इन एसएलई और ऑटोइम्यून डिजीज और रूमेटॉइड आर्थराइटिस? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि काफी पेशेंट्स को हेयर फॉल देखा जाता है। एसएलई में तो वो बहुत कॉमन है, और बीमारियों में भी, ऑटोइम्यून डिजीज में भी वो कॉमन है। हेयर फॉल जनरली काफी नॉन आर्थराइटिस, नॉन बीमारी रिलेटेड कॉजेज भी होते हैं, जैसे न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस। तो ये सबसे पहले आप कंट्रोल करें। देन सेकेंड इज कि अगर वो डिजीज रिलेटेड है तो जो भी डिजीज है उसका कंट्रोल बहुत जरूरी है। अगर वो डिजीज कंट्रोल नहीं है तो वो आपके सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। जैसे कई लोगों को प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी में भी हेयर फॉल बढ़ता है, तो उसमें न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी जनरली जो होती हैं वो लेना चाहिए। अदरवाइज फिर वो अपने डॉक्टर से डिस्कस करें इंडिविजुअली, उसका फिर इंडिविजुअल मैनेजमेंट डिपेंडिंग ऑन कितना हेयर फॉल है उस हिसाब से आराम आता है। मेडिसिन देने के बाद ही आराम नहीं है। अगर रात को पेन ज़्यादा होता है तो किस कारण से होता है? जनरली अगर मेडिसिन लेने से आराम नहीं है तो आपको अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। उसमें डिजीज या तो एक्टिव है, स्पेशली जब रेस्ट पे पेन है तो वो जनरली डिजीज एक्टिविटी की वजह से होता है। और सोने में प्रॉब्लम काफ़ी कारणों से जनरली होती है, कि एक तो डिजीज एक्टिव है बीमारी, उसकी वजह से पेन होता है, रात को नींद खुलती है, या फिर अपोजिट वे है, नींद नहीं आती इसलिए बीमारी एक्टिव है। तो आपको ये चीज़ अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए और उस हिसाब से मेडिसिन को बढ़ाना चाहिए। तो न्यूट्रिशन का डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज काफ़ी कॉमन है किसी भी ऑटोइम्यून डिजीजेज में या आर्थराइटिस में। तो हमें अपना, जैसे मैंने आपको डाइट बताई, ये डाइट बहुत ज़रूरी है आपको लेने के लिए। जो अवॉइड करना है वो भी मैंने आपको चीज़ बताया है, वो आप अगर प्रॉपरली इसको फॉलो करेंगे तो आपको बीमारी में भी फ़ायदा होगा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी पूरी होंगी।
और स्टिल अगर डेफिशिएंसीज परसिस्ट करती हैं तो वो आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसका फिर हमें मेडिसिन देके उसको पूरी करनी पड़ेगी। कि अगर सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज हैं तो उसको हमें अगर वो डेफिशिएंसी सिम्टम कॉज कर रही है तो उससे हमें डेफिशिएंसीज को दूर करना पड़ेगा दवाइयों के माध्यम से। आई थिंक आप लोगों को इससे काफ़ी बेनिफिट मिला और पेशेंट्स लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करेंगे। और जो ओबीज पेशेंट्स हैं वो मेरी जब भी नेक्स्ट विजिट करेंगे तो आई थिंक 2-3 किलो वेट लूज करके आएंगे और वो देखेंगे अपना कि मेडिसिन उनकी रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गई है। तो आई थिंक आपको इस टॉक से बहुत फायदा हुआ और होपफुली आप ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस फॉलो करें। थैंक यू, नमस्ते।